अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे द मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक व्हाइल दे अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि वो बाहर कंट्री जाए फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे और जो है अपना करियर स्टार्ट करें। और आप लोगों ने अप्लाई किया भी होगा, बट काफ़ी रिजेक्शंस भी आती है क्योंकि कुछ मेजर मिस्टेक्स जो है वो हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में। मेरा नाम है इमरान शाकिर और मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ इटली में, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस पे है। और इससे पहले भी मेरा मास्टर जो था फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे था, इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से। तो हम में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पे कोई लिंक सामने आया उसको ओपन किया और स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन थ्रो कर लिए। दिस इज़ द फर्स्ट मेजर मिस्टेक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू मेक व्हेन दे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, बिकॉज स्कॉलरशिप ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव होती है और साल में एक दफ़ा ओपन होती है और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो थ्रोइंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप। पहले तो जिस तरह बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स है, इरास्मस मंडस हो गया और चेवेनिंग, फुलब्राइट या दाज स्कॉलरशिप या कोई भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होती है जो साल में एक दफ़ा ओपन होती है, तो यू शुड नो अबाउट देम। सबसे पहले उनको जानने की कोशिश करें कि कब ओपन होती है, उनकी डेट्स क्या क्या होती है, क्या क्या डेडलाइन होती है। तो फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। तो जब आप जो है काफ़ी टाइम लगा लेते हो, फाइनलाइज कर लेते हो, स्कॉलरशिप लिस्ट बना लेते हो कि इनकी डेडलाइंस क्या है, एक फ़ाइल में बना लो और डेडलाइंस और उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो दूसरे स्टेप पे आता है। तो सेकंड स्टेप पे आप जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स भी शॉर्ट लिस्ट कर लो कि किस किस के लिए जो है जीआरई की ज़रूरत पड़ती है या किस किस के लिए आइल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो या टोफल वगैरह। तो ये चीज़ें आप शॉर्ट लिस्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग, स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग। तो ये मेजर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ जाती है आपकी दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो ऑलरेडी आपके पास होते हैं जब आप अप्लाई करते हो, बट उनकी अटेस्टेशन वगैरह ये चीज़ें बहरहाल हर एक के लिए नहीं चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप नाउ दे डिमांड। तो फर्स्ट स्टेप पे आपके आगे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है लिस्ट हो गए, स्कॉलरशिप की लिस्टिंग होगी, उनके डेडलाइंस वगैरह, आपका पूरा जो है एक फ़ाइल बन गया। मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्रपोज़ल, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसमें कुछ स्टडी प्लान भी आ जाते हैं। बहरहाल इन सब का फोकस जो है मोटिवेशन लेटर, स्टडी प्लान, इनका जो एक ही फोकस है कि आपकी मोटिवेशन और स्कॉलरशिप के लिए क्या वो स्कॉलरशिप आप क्यों अचीव करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव टू अचीव दिस स्कॉलरशिप। तो कुछ हम जब मोटिवेशन लेटर मैंने काफ़ी जो है रीड भी किए हुए हैं, और ये नहीं कि सिर्फ बैचलर बल्कि मास्टर्स इवन पीएचडी लेवल के मैंने जो है मोटिवेशन लेटर जो है रीड किए हुए हैं। और उनमें मेजॉरिटी ऑफ द मिस्टेक्स इज़ दैट दे जस्ट टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। मेरे पास इस चीज़ की डिग्री है, आई हैव दिस लाइसेंस, आई हैव दैट लाइसेंस एंड आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस इज दिस जॉब। क्योंकि हर एक स्कॉलरशिप जो होती है वो स्पेसिफ़िकली आपका जो मेन फैकल्टी पे आप अप्लाई करते हो, एक स्पेसिफ़िक पोजीशन पे आप अप्लाई करते हो, तो उसका जो है उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना पड़ता है अपना मोटिवेशन लेटर। आप रैंडमली सेम मोटिवेशन लेटर हर एक के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ना स्टडी प्लान। आपको उस स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन करना पड़ता है। जिस तरह अगर आप यूरोप में आ रहे हो तो फ्यूचर गोल्स में आपने बताना होता है कि आपने बाद में कंट्री जाना है या पीएचडी करनी है या पोस्ट डॉक्टरल करना है या जॉब करनी है स्पेसिफ़िकली। उसके सेम अकॉर्डिंगली अगर आप साउथ ईस्ट एशियन या एशियन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते तो उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन करना है कि आई विल कंप्लीट माय मास्टर्स और बैचलर एंड आफ्टर दिस आई विल सर्व माय कंट्री, गो बैक, व्हाटएवर। फ्यूचर में आपका गोल जो भी हो, बट मोटिवेशन लेटर में आपने वो बातें कहनी पड़ती है जो कि रीडर को कन्विंस करे कि आपकी मोटिवेशन एजुकेशन हासिल करना है यहाँ से और उसके बाद अपनी कंट्री में जाना है। अगर आप मास्टर या पीएचडी लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो उसमें से एक बड़ी टिप ये है कि आप जो है उस सुपरवाइज़र या उस फैकल्टी मेंबर में जो रिसर्च एरियाज़ हैं या ओवरऑल आप देखें तो आपको
कॉमनली पता लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट जो है उनके इंटरेस्ट के साथ मिलता है या नहीं। इट्स ओके इफ़ ऑन मास्टर लेवल यू डोंट वांट टू रीड देयर रिसर्च और लिटरेचर और देयर रिसर्च डायरेक्शन, बट पीएचडी लेवल पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने सुपरवाइज़र को जानें। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उस मोटिवेशन लेटर में आप लिख सकते हो आई चूज़ दिस इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ दिस स्टडीज़। सो आप उसका रिसर्च के बारे में बता सकते हो, इवन फैकल्टी के बारे में आप बात कर सकते हो, या उन स्पेसिफ़िकली उनके लैब या रिसर्च फैसिलिटीज़ या उनका इन्वायरमेंट, ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप मोटिवेशन लेटर में ये लिख सकते हो। बहरहाल the focus is not just about motivation letter in this video but overall what mistakes you do. So motivation letter एक second mistake है जो आप लोग करते हो application के दौरान। The next thing is to read the scholarship requirements properly. किसी भी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करो तो बग़ैर उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़े या उसके बैकग्राउंड के जानने के अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। इवन अप्लाई कर भी लो तो इट्स अ मिस्टेक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप स्कॉलरशिप के जो है अनाउंसमेंट को फुली रीड करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स एक एक को जो है चेक करें। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप फर्दर स्टेप ले सकते हो। अगर एलिजिबल नहीं हो डोंट वेस्ट योर टाइम और मे बी ट्राई टू बी एलिजिबल। किसी के पास आइल्स नहीं होता, टोफल या जीआरई वगैरह, जीआरई इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर्ड ओनली फॉर बिजनेस फैकल्टीज़, बट उसके अलावा मेडिकल के लिए भी आई थिंक किसी स्कॉलरशिप में चाहिए। बट बहरहाल आइल्स जो है मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश कंट्रीज़ डिमांड आइल्स, और उसके अलावा जो है आप आई थिंक डुओलिंगो भी यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। तो अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ जिस तरह यूरोप, यूएसए और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज़ में आप अप्लाई करो तो उनकी एलिजिबिलिटी का होना लाजमी है। आप जो है आइल्स कंप्लीट कर लो अगर इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर चांस टू गेट सेलेक्टेड, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है। तो उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर भी लो सो एलिजिबिलिटी में आप नहीं आते तो फर्दर स्टेप में नहीं जा पाओगे। सो दिस इज़ द थर्ड मिस्टेक, नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। एवरी रिक्वायरमेंट डज़ मैटर एंड इट काउंट्स। अगर उन्होंने मोटिवेशन लेटर, स्टडी प्लान और ऑप्शनल में रिकमेंडेशन लेटर भी लिखे तो ऑप्शनल भी मैटर करता है, इसलिए उन्होंने लिखा। तो रिकमेंडेशन लेटर और ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स आप उनको पढ़िए, उनको इनलिस्ट करें और फिर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। जितनी मेहनत आप अपने रिक्वायरमेंट्स हर डॉक्यूमेंट पे करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन जो है स्ट्रांग होती जाएगी। जो है आप सेम डॉक्यूमेंट्स जो है हर स्कॉलरशिप के लिए यूज़ करते हो, इवन दो मोटिवेशन लेटर, सीवी, आपके जो है स्टडी प्लान्स या रिसर्च प्रपोजल, दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग। और ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल पे। वो जो है सेम सीवी को जो है कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए। उसके अलावा स्टडी प्लान जो हो गया या उनका मोटिवेशन लेटर, क्योंकि उसमें सेम टॉकिंग हुई होती है, उसमें कॉमन जो माइनर मिस्टेक्स भी हो, इवन फैकल्टी का जो है नेम वगैरह ये भी चेंजेस आ जाए तो वो उनको पता लग जाता है दैट दिस इज़ द कॉपीड मोटिवेशन लेटर और स्टडी प्लान। So make sure when you apply for each scholarship you should change the angle towards that scholarship of every single document, even motivation letter, study plan, research proposal or recommendation letter from the professor. These all and including CV, these all should be specific according to a specific scholarship. आप इनको जितना बेहतर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करोगे उतना स्ट्रॉन्ग जो है आपकी एप्लीकेशन होगी। The next mistake is that you don't read about the background of the university, faculty and even the country. अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान रेजिडेंसी है, PR है, या उसके अलावा आपका कोई गोल ये भी हो सकता है कि आप स्कॉलरशिप में आपको स्टाइपेंड ज़्यादा मिले, या आप ये भी चाहते हो कि मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ आप सुकून से रह सको, तो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे। और आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो तो उस सिटी के बारे में, उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में और उस कंट्री के बारे में जानिएगा ज़रूर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स दे आर नॉट फुली फंडेड, और मे बी आप उस कंट्री में जॉब नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, या उसके अलावा जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्री हो, मे बी फॉर मुस्लिम इट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव देयर रिलीजियस के अकॉर्डिंग,
या उसके अलावा आपको फूड का भी मसला हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, वेदर का सबसे बड़ा इशू हो सकता है कि वहाँ पे ठंड हो या गर्म इलाका हो एज़ कम्पेयर टू लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडोनेशिया और नाउ अभी जो है यूरोप का, तो इनके वेदर में काफ़ी डिफरेंस है। तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और पूरा साल रहती है, यहाँ पे जो है ठंड मौसम भी आ जाता है, काफ़ी ठंड भी होती है। जिस तरह आप अगर नॉर्थ में जाओ, फिनलैंड, नॉर्वे और उन कंट्रीज़ पे या कनाडा, अलास्कन साइड पे, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड होती है। तो दीज थिंग्स मैटर एंड यू हैव टू डू सर्च अबाउट इट। और ये लॉन्ग टर्म के प्लान में भी आपके काम आता है। अगर आप किसी कंट्री में अप्लाई करो और वहाँ पे आपको PR और इन चीज़ों का ऑप्शन जो है 10-10 साल बाद मिले, और उसके अलावा इवन दो अगर आप अप्लाई करो और वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स ही ना मिले या वेदर कंडीशन इस तरह आप पार्ट टाइम जॉब ना कर पाओ, तो आपके लिए फ़ाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो सकती है और मेंटल भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। आप उस कंट्री के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जानिएगा। इवन दो अगर आप कंपेयर करो कोरिया और चाइना और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो कंट्रीज़ है साउथ ईस्ट एशिया में जो है, उनसे कंपेयर करो तो उनके जो है प्रोफेसर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लैब की टाइमिंग वगैरह हो गई, स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए, सख्ती से पढ़ाई या डीप स्टडी वगैरह, तो कंट्रोलिंग ज़्यादा होती है। उसके कंपेयर बाकी कंट्रीज़ में थोड़ी सी नरमी हो जाती है, या मतलब सुपरवाइज़र जो है ओपन माइंडेड होता है तो आपको फ्लेक्सिबल लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो you should know about the university and your environment you are going to enter. The next mistake is not proper thinking beyond the selection. तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बट बाद में अगर सिलेक्शन हो जाए तो उनको प्रॉब्लम्स फेस होती है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इतनी स्टाइपेंड कम है या ज़्यादा है, ये फैसिलिटीज़ है या वो है वगैरह वगैरह। खैर मेरा अपने माइंड सेटअप में है कि कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे, कोशिश करे कि अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो और उसका कोई पार्ट टाइम ऑनलाइन इनकम सोर्स ना हो, तो वो कोशिश करे कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे, ताकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स गेट कवर्ड इन द अमाउंट, और मंथली स्टाइपेंड भी आपको अच्छा खासा मिले। और ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स में देखी है, सिलेक्शन के बाद वो बाद में उनको थोड़ा सा पछतावा होता है, यार अप्लाई जो है हमने किया बट ये नहीं देखा कंट्री कैसी है, लोग कैसे हैं। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो बिफोर अप्लाइंग द स्कॉलरशिप। तो ये चीज़ें जो है आपको रैंडमली बहुत क्लियर करनी पड़ती है। एंड दिस इज़ द सैड थिंग अबाउट फ्यू कंट्रीज़ इन एशिया इंक्लूडिंग माइन, कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हैं बट दिल में लालच होती है जो है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इन की तरफ जो है ज़्यादातर जाना चाहता है लॉन्ग टर्म के प्लान पे PR वगैरह के इशू से। तो वो अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अप्लाई करें और उनकी स्कॉलरशिप मिले और उसके बाद दूसरे के वेटिंग में हो, तो वो दोनों जो है अपॉर्चुनिटीज़ लॉस कर लेते हैं अगर वेटिंग में आए, क्योंकि गारंटी इन चीज़ों की नहीं होती। स्पेसिफिक टाइम होता है, आप अप्लाई करो, अगर आप एग्री हो और आपको सारी चीज़ें पता हो, आप अप्लाई करें तो आप उसको सेलेक्ट करके चले जाते हो और अपना जो है करियर स्टार्ट कर लेते हो। तो नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है करियर गोल प्लानिंग, कि आपका करियर लॉन्ग टर्म का प्लान क्या है। स्कॉलरशिप के आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने उसके बियॉन्ड भी सोचना है कि आप जो है मास्टर्स के बाद PhD करोगे, बैचलर्स के बाद मास्टर करोगे, या PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरल करोगे। और वो भी डिपेंड करता है आपके लॉन्ग टर्म प्लान पे कि आपने एकेडमिक गोल पे जाना है या आपको जो है इंडस्ट्रियल जॉब पे जाना है, आपको अपने बैक जो है वापस जाना है अपनी कंट्री, वहाँ पे बिज़नेस वगैरह करना है या कॉर्पोरेट जॉब करनी है, या उसके अलावा फॉरेन कंट्री में फॉरेन जॉब करनी है, या किसी भी टाइप का आपका करियर प्लान होना चाहिए। दिस इज़ द प्लानिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। बट ये सोच आपको सिलेक्शन और एप्लीकेशन के पहले करना चाहिए। तो मास्टर्स वगैरह के लिए मतलब या बैचलर लेवल पे आप बाकी कंट्रीज़ में जा सकते हो टेम्परेली,
क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा होता है तो वो आपके PR वगैरह में काउंट नहीं होता अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान ना हो इस कंट्री का। जिस तरह फॉर मी, मैं वहाँ इंडोनेशिया में था, 3 साल गुजारे, क्योंकि वहाँ पे PR, इवन तो यहाँ पे भी मास्टर बेस पे आपकी PR वगैरह काउंट नहीं होती। तो आप जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करें, एजुकेशन पे फोकस करें, आपको स्टाइपेंड वगैरह अच्छा खासा मिलता हो। सो दिस इज़ ओके, दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप PhD के स्टूडेंट्स हो और अगर आप PhD के स्टूडेंट हो और आपको जो है आपको जो है PR की फ़िक्र है, क्योंकि PhD इज़ एडवांस डिग्री, उसके बाद आपको या तो पोस्ट डॉक करना पड़ता है और या जो है आप जॉब पे भी जा सकते हो। और PhD की डिग्री जो है आपके PR और इन चीज़ों में भी काउंट होती है। सो यू शुड थिंक अबाउट इट एट दिस लेवल। तो आपका करियर गोल, करियर प्लानिंग होनी चाहिए। Okay, so the next big mistake a lot of students do is not to prepare for the interview. अब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है मास्टर्स या बैचलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इवन दो अगर मैं ये इंक्लूड करूँ PhD तो और या पोस्ट डॉक्टर हो, तो वो भी इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो आपके एप्लीकेशन का दूसरा हाफ हिस्सा होती है, तो वो कम्प्लीटली हाफ हिस्सा होती है, क्योंकि उसमें जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कंपटीशन में। तो इंटरव्यू जो है उसको एक्सप्लेन करती है फर्दर। उनके ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेटेजिक जो आपको डिफेंड करना पड़ता है और उसी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन काफ़ी ज़रूरी होती है। और उसमें जो है अगर आप PhD मास्टर लेवल पे अप्लाई करें तो आपसे एकेडमिक सवाल पूछे जाते हैं रिसर्च के बारे में, रिसर्च के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अबाउट द रिसर्च और आपके फ्यूचर गोल वगैरह, इन चीज़ों के बारे में लाजमी पूछा जाए। तो इन चीज़ों को आप रिहर्स करें, आप ख़ुद को रिकॉर्ड करें मल्टीपल टाइम्स, जो है अपना टोन दे के अपनी इंग्लिश ग्रामर वगैरह ठीक करें उस अकॉर्डिंग, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है आपका इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, आपका फेस एक्सप्रेशन, तो ये चीज़ें आपको जो है एडवांस में देखनी पड़ती है और इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये मिस्टेक कॉमनली जो है स्टूडेंट्स करते हैं। एक अदर मिस्टेक आई थिंक विच इज़ मे बी इम्पोर्टेंट फॉर सम स्टूडेंट्स, मे बी नॉट, पर आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको जो है अपने ग्रेड्स के बजाय अपने स्किल्स पे फोकस करना है। इन स्किल में से आपका जो है कंप्यूटिंग स्किल्स होने चाहिए, जॉब स्किल जस्ट ऑप्शनल, उसके अलावा रिसर्च स्किल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस और उसके अलावा जो है बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह जो यूज़ होते हैं डेटा एनालिसिस में, रिजल्ट्स कंप्यूट करने में, वो डिपेंड करते हैं आपकी फील्ड पे। आप कंप्यूटर फील्ड से हो तो मे बी पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट एंड अलॉट अदर कोडिंग सॉफ्टवेयर्स। अगर आप मैनेजमेंट में हो तो NVivo, RStudio, Python, Miniconda and Strata, SmartPLS and a lot of other softwares which is used for data analysis and data collection, survey design, questionnaire design हो गया। आपको इंटरव्यू करना, ये सारी चीज़ें आपके स्किल्स में आती है और ये चीज़ें मैटर करती है, तो इन चीज़ों पे आपको भी फोकस करना चाहिए। सो लेट्स क्लोज द टॉपिक। बट कुछ बातें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे शायद आपको मोटिवेशन भी मिले। आई थिंक दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। स्कॉलरशिप अचीव करना आपको किस्मत पे नहीं होता। लेट्स से अगर आप रिलीजियस पर्पस पे हो तो लेट्स कंसिडर देम दोज थिंग्स टू, दुआएं होगी या दिस डज़ मैटर, बट सबसे ज़्यादा आपकी जो है अपनी मेहनत भी मैटर करती है। जिस तरह कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो आप अगर अपने स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन पे ख़ुद मेहनत नहीं करते तो कोई दूसरा आपके लिए क्यों करेगा। बट अगर आप मेहनत करते हो और आपकी मोटिवेशन है, उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी है एप्लीकेशन प्रोसेस में, और आप अपनी इनपुट जो है फुल फोर्स से जो है करते हो अपनी एप्लीकेशन में,
तो देयर इज़ अ चांस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। मेरी अगर स्कॉलरशिप 2 दफ़ा हुई है फुली फंडेड, तो आप लोगों की भी हो सकती है। फ़र्स्ट टाइम जो है इंडोनेशिया में था, उसके लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम मुझे नहीं पता थी, मैंने ख़ुद जो है फाइंड आउट की, किसी से मशवरे लिए, किसी से बात की, दूसरे लोगों के मोटिवेशन लेटर्स देखे, ऑनलाइन देखे, टूल्स यूज़ किए, बार बार लिखा है, बार बार दूसरे लोगों को पढ़वाया है। तो उन चीज़ों से यही करते करते साल लग गए, इम्प्रूव हुआ। उसके बाद स्कॉलरशिप हंटिंग का पता चला। ये चीज़ें जो है नहीं पता थी मुझे उस टाइम, बट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसके अलावा अगर मुझे 2 दफ़ा स्कॉलरशिप मिली तो उसकी बिहाइंड यही सीक्रेट्स है कि हर एप्लीकेशन जब आप सेंड करो, उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो, उससे पहले प्लानिंग करो कि मुझे इनके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मेरी करियर के लिए अच्छी है, यानी एजुकेशन यहाँ पे बेहतर है, या मेरे लिए जॉब बेहतर है, कॉर्पोरेट जॉब बेहतर है, या मुझे रिसर्च फील्ड में जाना चाहिए, मेरा पर्पस क्या है आगे अपने फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है और इसकी प्लानिंग भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो मैं इंडोनेशिया गया मास्टर के, वहाँ से अभी यहाँ पे आया हूँ इटली में, पीएचडी कर रहा हूँ फुली फंडेड पे। इसके बाद मेरा पोस्ट डॉक्टरल का इरादा है या रिसर्चर पोजीशन पे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, और उसके फर्दर जो है मुझे हाफ कॉर्पोरेट और हाफ जो है एजुकेशन सेक्टर में जाना। तो दिस इज़ माई करियर प्लानिंग, आई नो दीज थिंग्स एंड आई एम कंटिन्यूली वर्किंग ऑन दिस पाथ। अगर मुझे इसके बाद पोस्ट डॉक्टरल के लिए भी अप्लाई करना है तो मेरे अंदर जो है एक फ़ोकस है कि किस रास्ते पे मुझे जाना है। और ये चीज़ लैक करती काफ़ी यंग स्टूडेंट्स में, जो कि हाई स्कूल से ग्रेजुएट होके फर्दर स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब्स के लिए या जो है स्कॉलरशिप्स के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी जानना ज़रूरी होती है। ये सारी मोटिवेशन भी मांगती है, बट इसके साथ कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि मोटिवेशन आपका फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी अप एंड डाउन। आप अप्लाई करते हो, रिजेक्शन एक दफ़ा हो जाए तो आपका दिल टूट जाता है और आप अप्लाई नहीं करते। बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक दफ़ा आपकी रिजेक्शन हो जाएगी, आपको पता लग जाए कि किन किन चीज़ों में जो है आप वीक हो, तो उसको आप नेक्स्ट एप्लीकेशन में इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट ईयर जब वो सेम एप्लीकेशन और वो स्कॉलरशिप ओपन होगी, आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होगे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हो और आप अप्लाई करते हो और सिलेक्शन की तरफ जाते हो। सो मे बी आई मिस अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट अगर मुझे कुछ याद ना हो और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू enjoy the weather, do some cycling or perhaps maybe some drone shots, but बारिश होने वाली है, so let me enjoy my day and you also do take care of yourself and don't be demotivated, apply and do hard work. Hopefully soon you will achieve your goal. So take care, goodbye, and don't forget to like and subscribe. See you in the next video.